नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नेस के बारे में जानेंगे। इसे हिंदी में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कहा जाता है। यह पूरे भारत में आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी पेपर की तैयारी के लिए मॉडल पेपर हर विषय के निकाले हैं। इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट सोशल साइंस का देखेंगे और इसमें 60 क्वेश्चन है। तो हम तीन हिस्सों में इस वीडियो को समझेंगे। तो पार्ट वन में हम 20 क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि नेस है क्या। तो ये स्कूल के बच्चों का लर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए आयोजित किया जाता है कि बच्चों को कितना आता है, उन्होंने क्या सीखा। ठीक है। और किस किस क्लास का मूल्यांकन होता है इसमें? थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और टेंथ यानी कि 4 कक्षाओं के बच्चों का एग्जाम होता है। और ये देखते हैं कि भाई उन्होंने कितना सीखा। ये हर साल नहीं होता, 3 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले 2017 में इसका आयोजन हुआ था। इस साल ये जो नेस का एग्जाम है 12 जनवरी 2021 को आयोजित होगा, जिसमें हम 5 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों की मूल्यांकन किया जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा सभी विषयों के लर्निंग आउटकम्स जारी किए जा चुके हैं और इन्हीं लर्निंग आउटकम के आधार पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो ये किसके सब के लिए हो जाता है? पूरे भारत देश के जो जितने भी प्रदेश हैं, उनके जितने भी शासकीय स्कूल हैं या फिर शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि यानी कि उन्होंने कितना सीखा, इस बात पर सर्वे किया जाता है। और ये सर्वे क्यों किया जाता है? ताकि ये जान सकें कि विद्या जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कितना सीखे। अभी जो बाकी के विद्यार्थी, उनमें आपस में लर्निंग का कितना गैप है। ठीक है। साथ ही साथ शिक्षकों का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके और जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण मिल सके। कक्षा में शिक्षण को कैसे अच्छा किया जा सके, तो ये पहला प्रश्न है। मिताली एक लड़की है जो मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है, तो उसको क्या पता होना चाहिए? तो याद रखिए, जब भी हमें मानचित्र में या किसी भी जगह की लोकेशन पता करनी होती है, तो हमें अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का पता होना जरूरी है। हर एक जगह का एक फिक्स अक्षांश नंबर होता है, रेखा गुजरती है, और एक ना फिक्स देशांतर रेखा गुजरती है। मान लीजिए हमें एक जगह ढूंढनी है जिसका अक्षांश कितना है, अक्षांश है 15 डिग्री नॉर्थ और देशांतर है 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है। अक्षांश रेखा नॉर्थ और साउथ में होती है, देशांतर रेखा ईस्ट और वेस्ट में। तो ये देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की जितनी भी अक्षांश रेखा है उन्हें हम नॉर्थ कहेंगे और नीचे की जितनी भी होंगी उनको साउथ कहेंगे। अक्षांश रेखा यानी कि लेटी हुई लाइन है। ठीक है। और देशांतर रेखा ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं सारी क्या कहलाती हैं? आपको दिख रही हैं ये सारी रेखाएं, ये ये सब रेखाएं खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम देखते हैं 15 डिग्री नॉर्थ, तो ये हो गया 15 डिग्री, और ऊपर की साइड है तो नॉर्थ इक्वेटर से ये लाइन होगी 15 डिग्री। अभी देशांतर कितना है? 45 डिग्री। तो ये हो गई आपकी 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गई आपकी देशांतर। तो इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब वो स्थान कहाँ है? वो यहाँ है। ठीक है। तो हमें अगर किसी भी जगह की अक्षांश और देशांतर रेखाएं पता है, तो हम जहां पर वो दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी वो उस जगह की लोकेशन होगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह तक अपने वृक्ष के पत्ते गिरा देते हैं? तो ये वाली स्थिति बन जाती है, सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस तरह के वनों को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण मतलब पत्ते, पाती गिरा देना, उष्ण मतलब गर्म इलाके। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो किसी एक फिक्स समय के लिए में अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि पश्चिम घाट कहाँ है। तो ये देखिए, ये वेस्ट है मानचित्र में, हमेशा ये ईस्ट होता है यानी कि पूरब है ये, और ये आपका पश्चिम है। पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पर हमारे क्या है? लक्षद्वीप है। ये है हमारा पश्चिम घाट। ये किनारा, जो किनार जहाँ पे समुद्र और स्थल मिलते हैं, वो क्षेत्र हम क्या कहलाते हैं? पश्चिम घाट कहलाता है। अभी पश्चिम घाट पे आपको डार्क कलर का दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ है।
ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ बारिश कैसे होती है, यहाँ पर जो ना मानसून जब आता है, बादल पानी के आते हैं, नमी वाली बारिश आती है, तो वो इन पहाड़ों से टकरा करके इस पूरे क्षेत्र में भारी बारिश करते हैं। तो इस क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा है उसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा, या इंग्लिश में कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है उच्चावच लक्षण। उच्चावच मतलब कि वह जगह समतल है कि पहाड़ है कि पठार है। चक्रवात कारण है, ताप संवहन कारण है, या स्थानीय भवन है? तो इसका कारण है उच्चावच लक्षण, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या मिलते हैं, पर्वत है, पूरी श्रृंखला पर्वतों की, और वो क्या करती है, नमी वाली हवा से टकरा करके यहाँ काफी ज्यादा बारिश होती है। तो इसका उत्तर होगा उच्चावच लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल, कागज। जैसे आप देख रहे हैं ये सूती वस्त्र है, वो हमको कपास से मिलता है, ये रबड़ का प्लांट है, इससे हमें रबड़ मिल रही है। और ये जो चावल के और गेहूं के बचे हुए अवशेष है, अ, घास है, भूसा है, उससे पेड़ क्या बनते हैं, कागज बनते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि आधारित। तो सूती वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है, कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में दिखाया गया आर पहचानिए। ये जो आर है वो क्या है, ये आर महानदी है। कौन सी रिवर है, महानदी रिवर। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये ऊपर से आ रही गंगा, ये यहाँ ब्रह्मपुत्र, फिर नर्मदा बड़ी सी, ये अरब सागर में गिर, उसके नीचे ताप्ती, और ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो यहाँ पर क्या है, इस नदी का नाम है महानदी। तो सही आंसर क्या होगा, 1 महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मानचित्र में जो आपको डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये वाले मानचित्र में देखेंगे, जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो आपको बताना ये कौन सा इलाका है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश क्यों होती है। तो इस मानचित्र में देखिए, ये वाले में, ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो, ये पूरा क्या, अरावली के पहाड़ है। ठीक है, अरावली के पहाड़ों की श्रृंखला। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ वेस्टर्न घाट पे देखा था, ये पहाड़ थे, इनसे टकरा करके बारिश सारी यही हो जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये जो इस तरह से आने के बाद यहाँ से घूम करके यहाँ पर बारिश होती है। तो इस इलाके में काफी सारी बारिश हो जाती है, और ये जो पीछे का जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो क्षेत्र है अरावली का, वो सूखा रह जाता है, वहां बारिश नहीं पहुंचती है। तो इसका कारण क्या है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। तो ये क्षेत्र कौन सा, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे, क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ों के होने, यहाँ पहाड़ है, तो इन पहाड़ों के कारण सारी बारिश यहाँ हो जाती है, यहाँ पहुंच नहीं पाती, और ये क्षेत्र कैसा रहता है, वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। इसका सही आंसर है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। नेक्स्ट देखेंगे, लौह अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क क्या होता है, सबसे पहले अयस्क देख लो। जब भी हमें कोई खनिज खदानों से मिलता है तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता, वो गंदगी, वो मिट्टी और मिलावट से मिला हुआ होता है। जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें हमें लौह अयस्क का एग्जांपल है। तो क्या हमें इस ना बिल्कुल बना बनाया साफ सुथरा लोहा दिख रहा है, नहीं, इसमें मिट्टी भी मिली हुई है, बाकी सारी गंदगी भी मिली हुई है, और लोहा भी है। तो इसे हम लोहा ना कह करके लौह अयस्क कहेंगे। ठीक है, फिर जब फैक्ट्रियों में जाता है, रिफाइनरी में जाकर ये साफ हो जाता है और प्योर लोहा मिल जाता है, तो उसको हम लोहा कहेंगे। इसी तरह अन्य खनिज भी हमें साफ सुथरी मात्रा नहीं मिलते, आ, मिट्टी और बाकी सारी चीजों से मिले हुए मिलते हैं, तो उनको हम अयस्क कहते हैं। जब हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, तब उनको हम खनिज का नाम दे देते हैं। तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा मिलता है ये छोटा नागपुर के पठार में। अभी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो यहाँ देखिए, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है मैप में, ये पूरा इलाका हमारा छोटा नागपुर के पठार में आता है। और इसमें कौन कौन से पड़ जाते हैं, थोड़ा सा आपका पश्चिम बंगाल पड़ गया है, फिर पूरा झारखंड है, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा एमपी। तो यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा है लोहा मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में, और पश्चिम बंगाल में, और थोड़ा सा एमपी में। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लौह अयस्क मिलता है, और वो छोटा नागपुर में पड़ता है। तो ये छोटा नागपुर आपका ये रहा। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है। तो सबसे पहले समझिए निम्नीकरण क्या है। निम्नीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है मिट्टी का ह्रास होना, मिट्टी का खराब होना, बेकार होना, बंजर होना। तो
तो पंजाब की भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो कम हो रही है। कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि है उसके डिग्रेडेशन का मेन कारण है अति सिंचाई, यानी कि ओवर इरिगेशन। जितना इरिगेशन चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। ओवर इरिगेशन के कारण, अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कौन सी कहलाती है? तो वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे खरीफ कहते हैं। शरद ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे रबी कहते हैं शीत ऋतु में। और जो जायद है वो उसे ग्रीष्म ऋतु की फसल कहते हैं। अभी यहाँ देख लेंगे क्लासिफिकेशन। ये खरीफ है, खरीफ को मानसून क्रॉप या हिंदी में कहें तो वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। ये जून में बोई जाती है जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, और अक्टूबर में इसे काटा जाता है। चावल, कपास और मक्का, मूंगफली इसके उदाहरण है। फिर जायद, इसको ग्रीष्म ऋतु की फसलें कहा जाता है। मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है। इसमें आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरे शामिल है। रबी क्रॉप होती है शीत ऋतु, ये नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है। उदाहरण है गेहूं, मटर, बार्ले और चना। तो वर्षा ऋतु की फसल खरीफ, आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहचानने जाने पर भूमि संरक्षण के लिए, यहाँ उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो ये पिक्चर देखिए, इसमें सीढ़ी नुमा कृषि की गई है, और ये कहाँ आपको दिख रही है? आपको साफ दिखा रहे हैं, पहाड़ियों पे की जा रही है। तो सीढ़ी नुमा कृषि जो है इसको सोपानी कृषि भी बोलते हैं। कहाँ होती है? पहाड़ियों पे होती है। तो इसमें क्वेश्चन और आता है कि सीढ़ी नुमा कृषि भारत में किस क्षेत्र में की जाती है? तो उत्तरांचल शब्द आएगा, उत्तराखंड आए, या पूर्वांचल आए, या हिमालय क्षेत्र आए, जहाँ पे पहाड़ मिलते हैं, पहाड़ियां मिलती हैं, तो उस जगह पे आप सीढ़ी नुमा कृषि लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ आते हैं? पश्चिम विक्षोभ यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं, यहाँ देखिए, आपको ये अपना भारत है, ये भारत है, तो ये अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ आ जाइए, यूरोप, और ये अफ्रीका के बीच में जो सागर दिख रहा है, मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पर ना पश्चिम विक्षोभ बनते हैं, चक्रवात के रूप में बनते हैं, और काफी ज्यादा बारिश और नमी हवा में होती है। अब होता क्या है, यहीं से ऊपर से निकलती है जेट स्ट्रीम। तो जब ये चक्रवात के रूप में पश्चिम विक्षोभ ऊपर उठते हैं, तो वहां उनको जेट स्ट्रीम मिलती है, और ये जेट स्ट्रीम इसको कहाँ खींच देती है? पूर्व की दिशा की ओर ले आती है, और इस तरह से ये गोल गोल घूमते हुए भारत में आते हैं। और इसके प्रभाव से भारत के उत्तरी क्षेत्र में सर्दी के समय, शीत ऋतु में, विंटर सीजन में बारिश होती है। तो कौन सा आपको दिख रहा है? तो पंजाब, हरियाणा दोनों राज्य हैं जहां पे शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, फलीदार फसलें। तो आपको साफ दिख रहा है, मटर है या अरहर है, तो ये सब क्या है? दालें। तो फलीदार फसलों का उदाहरण है दालें। नेक्स्ट है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल और कर्नाटक में मानसून आने से पहले जो बौछार आती है, हल्की बारिश होती है, उसको हम आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र, ये आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आमों को पकने में ये बारिश मदद करती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैंगो सॉवर कहते हैं, मैंगो सॉवर कहते हैं। अभी कुछ और भी है, ये देख लीजिए। ये हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर में हमारे ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, और ये असम है, असम में टी शॉवर होता है। हाँ, ये असम में टी शॉवर, इसको बरदोली चीरा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, ये मैंगो शॉवर हमने देख लिया, केरल और कर्नाटक में होता है, और इससे क्या होता है, आमों को पकने में मदद मिलती है। इसी के साथ नीचे का थोड़ा और क्षेत्र है, केरल का और थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पे ब्लॉसम सावर भी होता है। ब्लॉसम सावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो कॉफी होता है उसके उत्पादन में मदद करती है। तो मैंगो सॉवर यानी कि आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले होती है, आमों को पकने में मदद होती है इससे। नेक्स्ट है, सौर एक लड़का है, ठीक है, जो कहाँ रहता है? समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थान पर रहता है। तो हमें पता करना वो स्थान का है। तो पहले हम समुद्र तल समझेंगे क्या होता है। हमें पता है समुद्र के सारे जो तल होता है, ऊपर जो पानी भरा हिस्सा, वो हर जगह समान है।
ठीक है, जैसे कि आप समझिए टंकी में अगर पानी भरेंगे तो कहीं ऐसा नहीं होता कहीं ऊपर या नीचे हो, ऐसा नहीं होता ना। जो जितना पानी होगा वो एक समान लेवल पे होता है। तो हम जब भी ऊंचाई या नीचाई नापते हैं जमीन की, तो हम कैसे नापते हैं? इसी समुद्र के तल से नापते हैं। ठीक है, ये जो पानी के ऊपर तक जहां तक भरा ना, इसको हम क्या कहते हैं? सी लेवल कहते हैं, समुद्र तल। इसी से हम ऊंचाई नापते हैं, और हमें गहराई नापनी हो तो यहीं से नीचे को जाकर हम इसकी गहराई को नापते हैं। तो 1461 किलोमीटर यानी काफी ऊंचाई है, पहाड़ी जगह ही होगी। तो इसका सही आंसर है शिलोंग। नेक्स्ट है उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होगी? तो हमारे पास दो पिक्चर है, ये मैदान है, यहाँ पे आपको पानी भी दिख रहा है, उपजाऊ जमीन भी है, तो लोग यहाँ रह करके खेती बाड़ी करके जीवन यापन करेंगे ना पसंद करेंगे, यहाँ पे मकान आसानी से बनाकर आसान जीवन जीना चाहेंगे, या इस पहाड़ी इलाकों में? तो निश्चित सी बात है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर लोग ज्यादा पसंद करना चाहेंगे। और ये मैदानी क्षेत्र कैसा है? यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और खूब सारी बारिश भी हो रही है, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसी जगह पर ही रहना पसंद करेंगे। इसीलिए इस क्षेत्र का जो घनत्व होगा वो उच्च से उच्चतम होगा। सही आंसर उच्च से उच्चतम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। होता क्या था, ये है ब्रिटेन, ये है भारत, या इंडिया लिख देते हैं। तो यहाँ पर से क्या करते थे ब्रिटेन के लोग? यहाँ से कच्चा माल ले जाते बहुत सस्ते दामों पर, और बिना किसी टैक्स को पे किए हुए वो सामान लाते थे और ले जाते थे। अब वो ब्रिटेन ले गए, मशीनों से उस सामान कच्चे माल से वो पक्का माल बनाते थे और फिर भारत में आकर के उसको बेचते थे। मशीनों से बनाया हुआ सामान, बहुत सफाई रहती थी, लागत कम आती थी। अब इससे क्या होता था, जो वो सामान जब यहाँ लाके बेचते थे, जो भारतीय व्यापारी वर्ग था उसको बहुत नुकसान होता था, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा थी। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो विदेशों से वस्तुएं जो आ रही हैं, जो आयात होकर के भारत आ रही हैं, उनके विरुद्ध वो सुरक्षा चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है दांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से जाते हैं दांडी, और कहाँ कब पहुंचते? 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं साबरमती से, और फिर वो वहां पर नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, उस समय क्या था, नमक पर भी टैक्स लगता था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बहुत मूलभूत चीजें हैं इन पर टैक्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तब वो है ना क्या कहते हैं, वहां पे नमक कानून को तोड़ते हैं, और अगले दिन से 5 अप्रैल को तोड़ा, 6 अप्रैल से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है दांडी यात्रा से, नमक कानून तोड़ने से। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार का कारण क्या था? तो साइमन कमीशन क्या था? ये एक कमीशन बनाया गया था जिसके द्वारा यह देखना था कि जो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जो कानून बनाए थे, वे कानून भारतीयों के लिए सही है या नहीं है, या फिर उनमें कोई बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कहना था कि भैया जो कमीशन आ रहा है वो भारत की स्थिति, भारतीयों की स्थिति को देखने आ रहा है, तो कम से कम उसमें भारतीय सदस्य का होना जरूरी है। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया। तो उन्होंने कहा, सोचा कि ये तो सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तव में तो कोई काम करना ही नहीं चाह रहे, आप देखने ही नहीं चाह रहे कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है आपके कानूनों के द्वारा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि साइमन, इसका बहिष्कार करो, इसको वापस भेजो। तो ये कारण था। इसका आंसर सही होगा दूसरा। हाँ, ये दूसरा आंसर, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका बहिष्कार किया गया था। एक घटना याद रखना, इसी साइमन कमीशन का जब बहिष्कार किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, तभी लाला लाजपत राय के सर पे लाठियां पड़ती हैं और उन लाठियों के कारण वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? सॉरी, मुख्य उद्देश्य क्या थे? क्यों हुई फ्रांसीसी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति को, जो कि एक क्रांति थी जो 7, 8, 9 में हुई, इस तरह से हम डेट याद रख सकते हैं, 1789।
ठीक है, तो इसका उत्तर था है ये है कि वो राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे, कुलीन तंत्र को खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में सब लोग बराबर हो, स्वतंत्र और भाईचारा हो। तो इसका सही उत्तर है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ठीक है, कब शुरू हुई? 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर से शुरू हुई। उस समय जो उनके फ्रांस के सम्राट थे लुईस 16वें थे। ठीक है, बुर्बो राजवंश के थे। समाज, फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा था। पहला स्टेट था पादरी वर्ग का, दूसरा स्टेट था अमीर वर्गों का, कुलीन वर्गों का, तीसरा स्टेट था साधारण लोगों का, जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, मजदूर जैसे आम लोग शामिल थे। अभी जो प्रथम स्टेट के लोग वो टैक्स लेते थे, देते नहीं थे। खूब पैसे वाले होने के बाद भी ये लोग क्या करते थे? टैक्स लेते थे। दूसरे स्टेट के लोग जिसमें अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो भी टैक्स, राजा के परिवार के लोग इसमें शामिल थे, वो लोग भी टैक्स लेते थे। जो तीसरा स्टेट है वो टैक्स देता था फर्स्ट स्टेट और दूसरे स्टेट के लोगों को। ठीक है, अब क्या होता है? 5 मई 1789 को राजा तीनों स्टेट के जो जनरल होते हैं उनको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो फ्रांस के जो सम्राट लुईस 16वें थे उनका पूरा खजाना खाली हो जाता है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता है। तो वो प्लान करते हैं कहाँ से पैसा है, तो वो सोचते हैं चलो क्या करें, तीसरे स्टेट से हम टैक्स लेते थे उसको हम बढ़ा देते हैं, तो हमसे वहां पे हमको ज्यादा पैसा आएगा। इस बात को करने के लिए तीनों स्टेट के जनरलों की बैठक बुलाई जाती है। जो फर्स्ट स्टेट होता है, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के तीनों के जनरल आते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेट को तो पैसा देना नहीं था, ना सेकंड को देना था, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ भैया बढ़ा दो। दूसरे स्टेट को भी पैसा मिल ही रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ बढ़ा दो। टैक्स देना किसको था? तीसरे स्टेट को। तो उन्होंने मना किया क्योंकि उनके पास इनकी बात ही नहीं सुनी गई। तो क्या वोटिंग कैसे हुई? भैया एक वोट आपका, एक वोट आपका, एक वोट आपका है, और आप लोग कीजिए, जो जिसका वोट ज्यादा होगा उसको हम करेंगे। तो ऑब्वियसली इन दोनों के वोट ज्यादा होते, इनको तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इस बात से तीसरे स्टेट के लोग है ना वो सभा को छोड़ देते हैं, और 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट होता है वहां पहुंचते हैं वर्साई के, वहां पे इकट्ठे होकर के शपथ लेते हैं कि हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे और राजा को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और वहां पे बनाते हैं वो नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली संविधान बनाकर तैयार करती है 1791 को। जैकोबिन क्लब होता है जिसका नेता होता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, आगे आकर हो सकता हमें काबिज होता है। अब देखेंगे मानचित्र को ध्यान से अध्ययन करें, और 17वीं शताब्दी के समय भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह बताने हैं। बंदरगाह मतलब होता है सी पोर्ट, यानी कि जहां पे समुद्री जहाज खड़े होते हैं, जिससे एयरपोर्ट होता है वहां प्लेन आते हैं, ऐसे बंदरगाह पर जहाज आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं। तो ये देखेंगे, ये है हमारा भारत, ये भारत है, ये इसका पश्चिमी किनारा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सूरत दिखाई दे रहा है, दूसरा गोवा दिखाई दे रहा है। 17वीं शताब्दी पर जो 2 पश्चिमी बंदरगाह हैं भारत के वो थे सूरत और गोवा। इस तरह से हमारा जो चौथा आंसर है वो राइट हो जाएगा, सूरत और गोवा। फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबेस्पियर के शासन ने कानून पास किया। उन्होंने ये कानून पास किया कि जो भी मजदूरी कराए कोई, तो उसकी कीमत फिक्स कर दे। मतलब आपको एक काम ये करना है तो इसकी इतनी आपको शुल्क मिलेगा, दूसरा ये काम करना तो आपको इतनी, है ना, आपको क्या मिलेगा? मेहताना मिलेगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इससे क्या होगा? किसी का भी शोषण नहीं होगा। तो ये जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने फिक्स कर दिए थे। जो रॉबेस्पियर ने क्या किया था, मजदूरी और कीमतों की सीमा को से संबंधित कानून पारित किया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के समय किस दार्शनिक ने कहा था कि राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया? मतलब उन्होंने ये कहा कि राजा के पास सारी पावर नहीं होना चाहिए, निरंकुश पावर, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। तो ये कहा था जॉन लॉक ने। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट और के बीच में क्या होने चाहिए? ट्रीटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किसने किया था? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। ये लाहौर है, लाहौर में रावी नदी निकलती थी, इसके किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसे लाहौर का अधिवेशन कहा जाता है। इसमें पूर्ण स्वराज का बिल पास हुआ कि भैया जो 26 जनवरी आने वाली है 1930 को हम अपने देश को आजाद कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने फिर अगले साल का टारगेट किया, तो ये 26 जनवरी का महत्व यहीं से आया। ठीक है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसकी लाहौर अधिवेशन की खास बात ये थी कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात पर पहली पूर्ण स्वराज के बिल पास हुआ। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन
जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी क्योंकि इस समय सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को उस समय जेल में बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत ब्रिटेन की बहुत बेइज्जती हुई और समाज ये मैसेज पहुंचा कि ब्रिटेन भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। इसके बाद में द्वितीय गोलमेज जो हुआ सम्मेलन हुआ 1931 में, इसमें महात्मा गांधी से कहा जाता है कि आप इसमें सम्मेलन में शामिल हुई है और सिविल डिसोबीडियंस को भी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की बात कही, इसमें महात्मा गांधी और उनके जो पैक्ट हुआ, इरविन पैक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई थी। ठीक है, सभी सम्मेलनों में नहीं है। नेक्स्ट है 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षित शहरी पुरुषों के द्वारा। जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि आपके चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, ये सारे पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सितंबर 1932 में जो पूना समझौता हुआ वो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। वैसे जो पूना समझौता की जो बात आती है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ये भी यहाँ पे आंसर में अपना महात्मा गांधी ही आएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? तभी हमने देखा था कि जो लाहौर अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन, शहरी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन, ये था राइट। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने धरना देना, ये भी था। किसानों द्वारा राजस्व और चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार, ये भी था। तो इसमें सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सही है। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों पर होने वाले उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। ये आपका उत्तर है दूसरा वाला, अल्लूरी सीताराम राजू। यहाँ पे इनकी पिक्चर है। 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट निकाला गया। इसमें ये कहा गया था कि आदिवासी लोग जंगल में कहीं भी नहीं घूम सकते, वो ना पेड़ों को काट सकते हैं, ना वहां की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका विरोध हुआ क्योंकि आदिवासी लोगों का जीवन वही था। बाद में इनको अल्लूरी सीताराम राजू को हीरो ऑफ द जंगल यानी कि मनियम विरुद्धु नाम का इनको उपाधि दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में जो उग्र गोरिल्ला आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट है, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने क्रांति की शुरुआत में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? इसमें थे पढ़े लिखे कुलीन मध्य वर्ग के लोग। पढ़े लिखे थे कुलीन मध्य वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे। हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। अगले वीडियो में हम बाकी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया तो उन पर आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।